नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लास इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड यूनिट नंबर सेकंड से। और यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत दोस्तों एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है समाज मनोविज्ञान। ये जो पॉइंट है दोस्तों, अंत के समाज मनोविज्ञान में परिवर्तन एवं मापन और संचार, यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों संचार एवं सामूहिक व्यवहार में परिवर्तन। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों से चर्चा करूंगा परिवर्तन और मापन पर किस तरीके से अप्लाइड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं आप लोगों से चर्चा करूंगा संचार एवं सामूहिक व्यवहार के सिद्धांतों पर भी। ठीक है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन साथ में रखिए। मेरे द्वारा जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं आप उसे नोट डाउन करते चलिए। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है दोस्तों आप लोग कमेंट करिए, मैं कमेंट के माध्यम से आपके डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये चीज़ें बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पे परिवर्तन क्यों दिया हुआ है। देखिए, एनटीए यूजीसी नेट का कहना ये है कि यहाँ पर जो परिवर्तन है वो अप्लाइड क्वेश्चन की एक अहम भूमिका निभाएगा। कैसे, आप ध्यान से सुनते चलना दोस्तों। देखिए, जब दोस्तों मानव व्यवहार उपरोक्त अगर आप लोग देखते हो एक पॉइंट मानव व्यवहार, मैंने आप लोगों को मानव व्यवहार के बारे में अच्छे से बता रखा है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर विजिट करें, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाए और यूनिट नंबर सेकंड को देखें। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सारी जितनी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है सभी पॉइंटें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी आसानी से। मैंने आप लोगों को मानव व्यवहार में सामान्य और असामान्य यानी वांछनीय और अवांछनीय व्यवहार के बारे में बता चुका हूँ। वहीं दोस्तों आप लोगों से मानव विकास के जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के बारे में भी बता चुका हूँ, जैसे प्रसव पूर्व से लेकर वृद्धावस्था तक बता चुका हूँ। वहीं दोस्तों मैंने आप लोगों से ये भी चर्चा कर रखा है कि प्रसव पूर्व और उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बाल्यावस्था में दो भागों में डिवाइड किया गया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। वहीं किशोरावस्था को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। तो इन सभी अवस्थाओं के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ कि इस अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किस अवस्था में शारीरिक संरचना बदलती हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में अगर अप्लाइड क्वेश्चंस कोई इम्पोर्टेंट है तो वो है दोस्तों समाज मनोविज्ञान में परिवर्तन से रिलेटेड बना सकता है क्वेश्चन दोस्तों किशोरावस्था। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से दोस्तों अप्लाइड क्वेश्चंस बनेगा। और परिवर्तन यहाँ सिलेबस में देने का मतलब ये दोस्तों, ये बाल्यावस्था के बाद आप जब जब आप शैशवावस्था है, शैशवावस्था के बाद जब आप बाल्यावस्था में जाएंगे या बाल्यावस्था से जब आप किशोरावस्था में जा रहे हैं, बालकपन या तरुलाई या बालकपन में अवस्था में जा रहे हैं या फिर किशोरावस्था में जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसी के बारे में बताया जा रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा, ध्यान से सुनना कि जब किशोरावस्था है, अब किशोरा अवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। यहाँ पर दोस्तों कुछ अहम शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे दोस्तों यौन संबंधी मुख्य परिवर्तन होता है, यौन संबंधी गौड़ परिवर्तन होता है, ऊंचाई होती है, शारीरिक भार होता है, शारीरिक अंगों का अनुपात होता है, त्वचा तथा बाल से संबंधित भी परिवर्तन होते हैं। मैंने आप लोगों को पूरा वीडियो में दोस्तों आप लोग जाके देखना, मानव व्यवहार की वीडियो में मैं सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कट शब्दों में समझा रखा हूँ कि किस तरीके से यौन संबंधी मुख्य परिवर्तन देखने को मिलता है। दोस्तों जैसे यौन संबंधी मुख्य परिवर्तन में किशोरावस्था के प्रारंभ में होते होते प्रत्येक यौन के बालकों की जन इंद्रियां परिपक्व और क्रियाशील होने लगती है तथा धीरे धीरे उनके जो आकार होते हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। अब लड़के में अंडकोश और लड़कियों में निम्न कोशिकाएं यानी क्रमशः वीर्यकर्ण और रजकर्ण बनकर तैयार होने लगते हैं। ये है दोस्तों परिवर्तन। तो यही चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बाल्यावस्था में कैसे परिवर्तन, क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरीके से किशोरावस्था में हुआ है, किस तरीके से प्रौढ़ावस्था में हुआ है। बेसिकली एनटीए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में दोस्तों याद रखना, ये शैशवावस्था और बाल्यावस्था से कम पूछा जाएगा अप्लाइड क्वेश्चंस इस परिवर्तन से रिलेटेड। नोट डाउन कर लीजिए और आईएमपी बना लीजिए, लिख लीजिए आप लोग युवावस्था और किशोरावस्था और वृद्धावस्था।
ये 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आईएमपी हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोग सोशल वर्कर हो, एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, और सामाजिक कार्यकर्ता यानी जब आप प्रोफेसर बनोगे या लेक्चरार बनने वाले हो, तो इसलिए दोस्तों आप युवा का सामना करोगे भविष्य में, और किशोर का, नेक्स्ट है आप वृद्ध को, ठीक है, यानी प्रौढ़ावस्था। तो इसलिए एनटीए यूजीसी नेट जो है दोस्तों एग्ज़ाम में आप लोगों को पेपर में क्वेश्चंस यही देगा, युवा से रिलेट कराएगा, किशोर से रिलेट कराएगा, वृद्ध से रिलेट कराएगा। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये जो पॉइंट है समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत परिवर्तन, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि कोई डाउट है दोस्तों कमेंट करिए, मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो एक बार फिर बनाकर दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं, मापन। अभी मैं आप लोगों से दोस्तों सभी पॉइंटों पर चर्चा करूंगा। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें दे रखा है दोस्तों, अभी मैं सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पहले समझ लेते हैं मापन क्या चीज़ है। देखिए ध्यान से दोस्तों, मापन यहाँ क्यों दिया है, अप्लाइड क्वेश्चंस कैसे बनाएगा। मैंने आप लोगों से सिगमंड फ्रायड के थ्योरी को अच्छे से बता रखा है कि मनोविश्लेषणात्मक यानी पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के सिद्धांत भी उन्होंने ही दिया है। तो उनके बारे में मैंने आपको मन की 3 दशाएं बता चुका हूँ, ठीक है। मन की जो 3 दशाएं हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, इन तीनों के बारे में बता चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर दोस्तों मेरे चैनल पर विजिट करें और वहाँ के प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से सिगमंड फ्रायड के बारे में पूरी फुल इन्फॉर्मेशन और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में समझ सकता है दोस्तों। वहीं मैंने सिगमंड फ्रायड के व्यक्तित्व की संरचना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं जो उन्होंने बताया था 1923 में, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों कि व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं बताया है सिगमंड फ्रायड ने 1923 में, उन जिसमें इद, ईगो और सुपर ईगो। मैंने आप लोगों को बता चुका हूं दोस्तों कि ईद जो है वो किस अवस्था में पाया जाएगा। देखिए ध्यान से सुनना दोस्तों, अभी मैं रिलेट कराऊंगा आप लोगों से मापन को। ईद किस अवस्था में पाई जाती है दोस्तों, तो परिवर्तन होता है ये सहस्वावस्था में, ठीक है। वहीं ईगो ये वास्तविक सिद्धांत पर आधारित है ईगो, और ईगो जो है चेतन मन का एक स्वामी है माना जाता है, और ये है दोस्तों बाल्यावस्था में। वहीं तीसरी इन्होंने बताया था व्यक्तित्व संरचना की जो तीसरी अवस्थाएं हैं वो है सुपर ईगो, और सुपर ईगो पर अहम बोलते हैं इसको, और ये आदर्शवाद सिद्धांत पर आधारित है, और ये होता है किशोरावस्था में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ से याद रखना, ठीक है। वहीं दोस्तों फ्रायड से संबंधित जब मनोविश्लेषणात्मक के 5 जो उन्होंने बताए थे सिद्धांत, वो सिद्धांत क्रम में पूछा गया है एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है, ठीक है। जैसे मैं क्रम से बोल रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। जैसे मौखिक अवस्था पहला था, दूसरा है गुदावस्था यानी एनल स्टेजेस, तीसरा दोस्तों लैंगिक अवस्था, चौथा है सुसुप्त अवस्था लेटेंसी स्टेज, और पांचवा है दोस्तों जननी अवस्था यानी जेंटल स्टेज। तो ये आपको दोस्तों याद रखनी है 5 स्टेजेस के नाम, ठीक है। मौखिक, गुदा, लैंगिक, सुसुप्ता और जननी अवस्था। तो इन अवस्था के साथ साथ आपको आयु का याद होना जरूरी है दोस्तों। कभी कभी एज के अनुसार यानी आयु के अनुसार पूछ लेता है क्रम में लगाने के लिए, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ परिवर्तन से रिलेटेड और मापन से रिलेटेड। मापन में मैंने आप लोगों से बता चुका हूँ कि व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ व्यक्तित्व मापन में किस तरीके से मॉर्गन और मुर्रे द्वारा दिया गया था 1935 में TAT, ठीक है। ये एक प्रक्षेपी विधि है, नोट डाउन के। प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, देखिए मापन पे चर्चा कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। मापन में प्रक्षेपी विधि में TAT बता चुका हूँ मैं, जो मॉर्गन मुर्रे द्वारा दिया गया है, और दूसरा आप लोगों से बता चुका हूँ CAT यानी बैलोक ने दिया है 1948 में, ठीक है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को IBT बता चुका हूँ, इंक ब्लॉट टेस्ट यानी हर्मन रोसा द्वारा दिया गया था 1921 में, ठीक है। उसके बाद SCT दिया गया था यानी सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट था, और इसको दिया था
टेडलर ने, नोट डाउन कर लीजिए, पाइन एंड टेडलर ने दिया था 1930 में दिया था। आप लोग ईयर वगैरह भी दोस्तों याद रखा करो, अभी मैं सिर्फ प्रक्षेपी विधि के बारे में बता रहा हूँ। वहीं FWAT के बारे में, यानी फ्रांसिस गाल्ट, इन्होंने ये दिया है, फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है 1979 में दिया था। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं कि अप्रक्षेपी विधि कौन सी है, प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत कितने आते हैं, और अप्रक्षेपी विधि को मैंने 2 भागों में बताया था आप लोगों से, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ में आता था आत्मकथा विधि, व्यक्तित्व इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि आता था। वस्तुनिष्ठ में समाज मिति विधि आती थी, कर्म निर्धारण, शारीरिक परीक्षण और निरीक्षण विधि। ठीक है, इन सारी चीज़ों के साथ साथ मैंने दोस्तों आप लोगों को ये भी बताया है कि कौन दिया है कर्म निर्धारण विधि। ठीक है, थर्स्टन ने। इन सभी चीज़ों के बाद समाज मिति विधि किसने दिया है, JL मोरोनो ने दिया है। मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। साक्षात्कार विधि किसने दिया है, वुडवर्थ ने दिया है। व्यक्ति इतिहास विधि किसने दिया है, टाइडमैन ने दिया है। लिख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हूँ। जिन दोस्तों ने इसके वीडियो नहीं देखा है मापन का, तो वो जाकर दोस्तों प्लेलिस्ट में देख सकता है, तब जाकर दोस्तों आप मापन से अच्छे से UGC नेट में क्वेश्चंस कर सकते हैं, और यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा परिवर्तन और मापन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये वही चीज़ें हैं, मैंने आप लोगों से परिवर्तन के बारे में चर्चा करने वाला था। जैसे मैस्लो ने किस तरीके से अवस्थाओं के बारे में, इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी, उन अवस्थाओं में परिवर्तन होता था। सबसे पहली अवस्था था जैसे शारीरिक आवश्यकता होती थी, सुरक्षा की आवश्यकता होती थी, जीवन सुरक्षा या संवेग स्थिरता की अवस्था होती थी, ये दूसरी पॉइंट आती थी। और तीसरी आती थी स्नेह प्यार या देने की आवश्यकता होती थी, या इसको सुरक्षा के बारे में आप समझ सकते हो, यहाँ पर नीड की आवश्यकता के बारे में समझ सकते हो, और समापन की आवश्यकता होती थी, और लास्ट होता था आत्मसिद्धि। ठीक है, तो इन सभी अवस्थाओं में भी दोस्तों, या आवश्यकताओं में भी अवस्थाओं के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें परिवर्तन देखने को मिलता था। ठीक है, वहीं मापन के बारे में मैंने आप लोगों से अभी भी जो विधियां थी उनके बारे में चर्चा कर चुका हूं, और आप लोगों को मैंने दोस्तों जब यूनिट नंबर 5 पढ़ा रहा था तो उसमें भी आप लोगों को बता चुका हूं दोस्तों, आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि किस तरीके से अहम भूमिका निभाती है, इसके बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए संवेग के बारे में दे रखा है, संवेग में किस तरीके से परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। किस तरह से देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, संवेग के माध्यम से दिया हुआ ना शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन, तो चेंजेस इन बॉडीज पोस्चर, तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों से उस वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर देख लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है अब, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, संचार के सिद्धांत। देखिए संचार दोस्तों, बेसिकली संचार जो है वह, अगर मैं संचार के बारे में बात कर रहा हूँ तो संचार का जो सामान्य अर्थ है दोस्तों, किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या संप्रेषित करना ही संचार के माध्यम जाना जाता है या संचार कहा जाता है। शाब्दिक अर्थों के बारे में या शाब्दिक अर्थ के आधार पर अगर हम यह कह सकते हैं कि संचार जो है अंग्रेजी में उसे कम्युनिकेशन शब्द यानी संप्रेषण का हिंदी अनुवाद है। आप ध्यान देना दोस्तों कि अंग्रेजी के जो कम्युनिकेशन शब्द है वो हिंदी रूपांतर संचार है या संप्रेषण। ठीक है, लैटिन भाषा से लिया गया है। तो अगर UGC नेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि किस भाषा से लिया गया है, तो आप लोग बताना लैटिन भाषा से लिया गया है, कम्युनिस से। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना, और इसका अर्थ होता है दोस्तों सामान्य यानी कॉमन, आप इस चीज़ों से समझ सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों हालांकि ये पार्ट UGC नेट एग्ज़ाम का पेपर जो फर्स्ट है उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन। तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसके बारे में थोड़ी डीप बता दूंगा कि संचार क्या चीज़ है। पहले हम लोगों को ख़त्म करना है जितना जल्दी हो सके NTA UGC नेट के सिलेबस का पेपर सेकंड जो है सोशल वर्क, ठीक ना, वो फिनिश करना है। देन उसके बाद पेपर फर्स्ट को देखना है। यदि आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को संचार के बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, तो उसी में संचार के क्रम में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें देखने का आप लोगों को मिलती कि संचार के मुख्य उद्देश्य और कार्य क्या चीज़ हैं। जैसे उसके मुख्य कार्य और उद्देश्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये समझ सकते हो कि सूचना जो होता है स्वयं का अधक रखने का एक निर्णय देता है, निर्णय के लिए एक सहायक होता है,
और वहीं शिक्षा और कक्षा का जो अनुदेशन करता है वो भी एक संचार का मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत इसे माना जाता है। ठीक है, वहीं दोस्तों संचार की प्रकृति के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा। हालांकि संचार की प्रकृति में आपको बेसिकली 4 चीज़ें याद रखना है, LSRW। तो ये चीज़ें याद रखना, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 शब्द है मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगर आप कहोगे दोस्तों तो LSRW के बारे में फुल इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आपको ज़रूरत हो तो कमेंट जरूर करना दोस्तों, टॉपिक लिखकर कमेंट करना LSRW का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं इसी के क्रम में दोस्तों कम्युनिकेशन के संचार में चलता हूँ तो दोस्तों संचार के प्रकार होता है और वहीं पर दोस्तों इसके जो टाइप बताए गए हैं कितने टाइप का होता है, तो अलग अलग आधार पर किया गया है, इसके टाइप बताए गए हैं। हालांकि हमें सिर्फ दोस्तों इस यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत दोस्तों सिर्फ पढ़ना है सिद्धांत। ठीक है, चलिए चलते हैं सिद्धांत पर। यदि दोस्तों यूजीसी नेट की एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछ ले कि संचार के 7C क्या है, संचार के 7C, तो आप लोगों को दोस्तों 7C के बारे में पता होना चाहिए। आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कितनी हालांकि काफ़ी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। पहले C से बनता है दोस्तों क्लियरली, यानी क्लियरिटी आप ये चीज़ से समझिए कि अस्पष्टता। अभी मैं आप लोगों से स्पष्टता देखो पहले यहाँ पर दिया भी गया है, हालांकि 10 यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सिद्धांत, लेकिन 7C जो है वो तो सिद्धांत है ही है, वो एक पैराफ्रेमिसिंग का एक लाभ माना जाता है। यानी पैराफ्रेसिंग जो सिद्धांत आता है, उन सिद्धांतों के अंतर्गत दोस्तों संचार के 7C जो होते हैं वो एक लाभ का रूप दिखाता है एक समाज कार्य में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मैंने पहला C बता दिया है दोस्तों क्लियरिटी, दूसरा C आप लोग लिखिए कॉन्सिस, यानी ये होता है संक्षिप्तता। ठीक है, संक्षिप्तता इसको बोलते हैं सेकंड C। और थर्ड C आप लोग लिखिए कॉन्क्रीट, यानी दोस्तों आप यहाँ पर यथार्थपूर्ण कह सकते हो। ठीक है, और फोर्थ C के बारे में लिखिए आप लोग करेक्टनेस। ठीक है, करेक्टनेस यानी सही। ठीक है, और फिफ्थ C लिखिए आप लोग कोहेरेंट, यानी कोहेरेंट मीन्स होता है सुबद्ध, सुसंबद्ध होता है। ठीक है, सुसंबंध होता है, आप ऐसे कर सकते हो, सुसंबंध आप यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों, कोहेरेंट। ठीक है, और नेक्स्ट C यानी 7C, सॉरी मैंने 6C बताना है, 6C जो होगा दोस्तों वो होगा कंप्लीट। क्या होगा? कंप्लीट। ठीक है, और 7C और लास्ट है, और इसको बोलते हैं दोस्तों कोटियस, यानी कोटअस इसको बोल सकते हो आप लोग, कोटियस, और इसका मतलब होता है विनम्रता। ठीक है, ये 7C है, मैंने आप लोगों को 7C के बारे में बता दिया, पूछा जाएगा तो आप बता देना आसानी से। ठीक है, वहीं दोस्तों 7C के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ अब आप लोगों से सिद्धांतों, पहला है दोस्तों अस्पष्टता। तो अस्पष्टता के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि संचार किए जाने वाले संचार या संदेश को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए और इसे इस तरह से शब्दबद्ध किया जाना चाहिए कि रिसीवर उसी चीज़ को समझता है जिसमें प्रेषक बताता है या बनाता है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना दोस्तों। याद रखना, जब भी कभी आप कक्षा में या क्लास में आप संचार कर रहे हैं तो उस समय जो इफेक्ट क्लासरूम के लिए एक सिद्धांत होता है तो इम्पोर्टेंट होता है, जैसे शिक्षकों के लिए सिद्धांत और संदेश नियत यानी मैसेज डिज़ाइन करने का सिद्धांत, शिक्षण विधि और मीडिया के चयन के लिए सिद्धांत, अनुकूलन शिक्षण वातावरण बनाने से रिलेटेड भी होता है, इसके अंतर्गत भी सिद्धांत ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन सिद्धांतों को बेसिकली 4 मैंने बताया है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब प्रभावशीलता या प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है तो उसमें शिक्षक, छात्र, संदेश और शिक्षण विधि और मीडिया
अधिगम वातावरण लर्निंग इन्वायरमेंट तथा यानी आप ये समझ सकते हो कक्षा संचार के सिद्धांतों को निम्नलिखित 4 शीर्षकों में बांटा गया है। पहला अभी भी मैंने आपसे बताया है कि शिक्षकों के सिद्धांत, नंबर 2 बताया है कि मैसेज डिजाइन करने का सिद्धांत, तीसरा बताया है शिक्षण विधियों और मीडिया के चयन के लिए सिद्धांत, चौथा बताया है अनुकूलन शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत होंगे। यूजीसी नेट के एग्जाम में दोस्तों 3 देगा, 1 नहीं देगा इन सिद्धांतों में से, ठीक है। तो ये प्रभावी यहाँ से अप्लाइड क्वेश्चन बनाएगा। अब मान लीजिए मैंने पहला बताया है शिक्षक को, आप लोग हेडिंग डालना है तो डाल लीजिए। शिक्षकों के लिए सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों आप एक हेडिंग ये बना सकते हो कि यथार्थवादी आत्म अवधारणा आसपास के वातावरण के बारे में संवेदनशील होना, ये भी एक सिद्धांत के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे ही विषय वस्तु की में दक्षता का विकास भी पाया जाता है। अब देखिए विषय वस्तु में यहाँ पे जब मैंने चर्चा किया तो इसका मतलब ये बनता है दोस्तों कि एक शिक्षक को सदैव अपने ज्ञान वर्धन के लिए प्रयासरत होना चाहिए। जैसे आप सभी को पता है यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और दूसरी संस्था समय समय पर लघु अवधि के पाठ्यक्रम यानी शॉर्ट टर्म्स कोर्सेज प्रायोजित करती रहती है, जिसके कारण शिक्षक का आत्मविश्वास और शिक्षण अभिक्षमता बढ़ती रहती है। शिक्षकों को नई शिक्षण तकनीकों से भी अवगत कराना चाहिए। तो ये भी एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। शिक्षकों के सिद्धांत के अंतर्गत विषय वस्तु में दक्षता का विकास किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके अंतर्गत देखिए अस्पष्टता, तो आप क्लियरिटी, हालांकि शब्दों से ही पता चल रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि संदेश में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। एक संदेश अस्पष्ट या विरूपण और शोर से मुक्त होना चाहिए। एक अस्पष्ट संदेश न केवल प्रभावी संचार बनाने में बाधा है बल्कि संचार प्रक्रिया में देरी का कारण बनता है, ठीक है। और यह प्रभावी संचार के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक सिद्धांत माना जाता है, ठीक है, अस्पष्टता। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। संक्षिप्तता के बारे में बात बताते हैं। संचार संक्षिप्त होना चाहिए यानी बस आवश्यक और पर्याप्त होना चाहिए। दोहराव और अति स्पष्टीकरण से संदेश का वास्तविक अर्थ और महत्व को नष्ट करने की संभावना, और वहीं इसके अलावा पाठक और लंबा संदेश प्राप्त करके परेशान महसूस कर सकता है। सादगी है इसके अंतर्गत दोस्तों, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। समयबद्धता ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये यहाँ पे लिखा संचार एक विशिष्ट संदेश का सेवा के लिए है। वहीं यह सिद्धांत कहता है कि संचार उचित समय पर किया जाना चाहिए ताकि योजना को लागू करने में मदद मिले। और नेक्स्ट है संचार में कोई देरी किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती बल्कि निर्णय केवल ऐतिहासिक महत्व को ही होता है, ठीक है। यदि समय में संचार किया जाता है तो संचार संचार प्रभावी होता है। अगर इसे असामाजिक बना दिया जाए असामयिक बना दिया जाए तो यह एक बेकार हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। उसके बाद है दिशा सूचक तंत्र यंत्र, और इसमें भी कुछ खास नहीं, अखंडता में भी कुछ खास नहीं। औपचारिक संगठन की रणनीति का उपयोग, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसे सीन कर लेना। प्रतिक्रिया में भी इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वैकल्पिक भी नहीं। फिर उसके एक लास्ट पॉइंट आता है, देखिए भाषण नियंत्रण, कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, पेपर फर्स्ट सेकंड नहीं, पेपर फर्स्ट में जरूर यहाँ से पूछा जा सकता है। प्रेषक को उचित शब्दों का चयन करना चाहिए, यानी एक सही शब्द का चयन होना। वाक्य बनाने की सावधानी बरतनी चाहिए। शब्द और संरचित वाक्य प्रभावी संचार करने की एक कुंजी माना जाता है। भाषा नियंत्रण के अंतर्गत दोस्तों ये भी एक प्रभावी संचार के सिद्धांत के अंतर्गत देखने को मिलता है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को संचार के सिद्धांत में कुछ पॉइंट रह गई हैं, जैसे में दोस्तों काइनेसिस। यदि दोस्तों आप लोग इसकी वीडियो चाहते हो तो नाम के साथ आप कमेंट करना, तो काइनेसिस। और आप लोगों को बताऊंगा मैं दोस्तों मेटा संचार क्या चीज़ है, पैरालिंग्विस्टिक संचार क्या चीज़ है, इन तीनों के बारे में अच्छे से बताऊंगा। काइनेसिक दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, काइनेसिक्स। इसमें दोस्तों एक चीज़ बता दूं, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा ही बता रहा हूँ कि संचार के जो शब्द होंगे 7% दोस्तों स्वर के लहजे का जो 38% होता है, और हमारे शरीर की जो भाषा होती है वो संचार के 55% तक का योगदान होता है। बेसिकली दोस्तों इसमें एक नियम का फॉलो होता है जिसमें 7,
ठीक है दोस्तों। संचार में शब्दों का सेवन, 38 क्या था, लहजा। और भाषा जब संचार रूप से योगदान देता है पूर्ण रूप से तो 55, यानी ये नियम बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों त्रिवियस के नाम से भी जाना जाता है एक चीज़ इसके अंतर्गत, वो भी चीज़ आप समझ सकते हैं, वर्बल, वोकल और विजुअल। तो इन तीनों चीज़ों को भी ध्यान में रखना। वैसे ही दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी आपको, मेटा संचार में क्या चीज़ होती हैं और पैरालिंग्विस्टिक संचार में क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। दोस्तों यदि आप लोगों की नीड है तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से, मैं आप लोगों को इसकी भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स के साथ। दोस्तों मैंने जब एक आप लोगों को शिक्षकों के सिद्धांत के बाद में मैंने कुछ 2-3 पॉइंट बताया, उसके बाद मैंने एक और पॉइंट बताया था मैसेज डिज़ाइन करने का सिद्धांत। तो मैसेज डिज़ाइन, प्रिंसिपल फॉर मैसेज डिज़ाइन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ 1 पॉइंट इसके अंतर्गत आता है, स्मार्ट। हालांकि आप लोगों से मैंने यूजीसी नेट, अगर आप लोग दोस्तों अगर व्हाट्सएप पर एमसीक्यू किया होगा तो ज़रूर आप लोगों ने SMART शब्द का नाम सुना होगा, मैं एमसीक्यू ज़रूर दिया होगा। और यदि नहीं भी दिया है दोस्तों, आप लोग यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा SMART का नाम क्वेश्चन आया हुआ 2 बार। ये तो पूरा नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। एस से होता है स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, एम से होता है मेजरेबल यानी परिमेय, मेजरेबल मतलब मेजरमेंट जब आप करते हो उससे लिया गया है, मेजरेबल से यानी परिमेय। ए से अचीवेबल यानी निष्पाद, ठीक है ये। और आर से होता है दोस्तों रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी, ये भी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। टी से होता है दोस्तों टाइम फ्रेम्ड यानी निर्धारित समय सीमा। तो ये स्मार्ट शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों डिज़ाइन के सिद्धांतों में। ठीक है, संप्रेषण संचार के सिद्धांतों में डिज़ाइन, किस तरीके से आप कम्युनिकेशन करते हो, संचार करते हो, किस तरीके से मेकिंग करते हो, इन चीज़ों को बताया गया इसी के अंतर्गत दोस्तों SMART। यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ दोबारा से इसको, या कमेंट के माध्यम से आप लोगों को वहाँ पर ही क्लियर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सामूहिक व्यवहार, हेडिंग डाल लीजिए सामूहिक व्यवहार। और इसके अंतर्गत दोस्तों ये समझिए कि सामूहिक व्यवहार सामाजिक व्यवहार जिससे लोग आम जनता में रहता है, और यह एक प्रकार है दंगे, भीड़, सामूहिक हिस्टीरिया, फेड्स एंड फैशन, अफवाह और जनता की राय सामूहिक व्यवहार का उदाहरण है। और यह तर्क दिया गया है कि लोगों को भीड़ में अपने व्यक्तित्व और नैतिक निर्णय समर्पण, और जो भीड़ व्यवहार को आकार के रूप में वे चाहते हैं वो नेताओं से कृत्रिम निद्रावस्था की शक्तियों के लिए देने के लिए करते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों इम्पोर्टेंट है सामूहिक व्यवहार में। ठीक है, वहीं दोस्तों समेलसर ने इन्होंने बताया है 1963 में, इनका कहना है कि सामूहिक व्यवहार तब होता है जब लोग समाज में कुछ बदलाव की इच्छा रखते हैं और समाज के समान संस्थाओं के माध्यम से पर्याय नहीं है, और इस प्रकार के सामूहिक व्यवहार सामाजिक संस्थानों के बाहर होता है। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण रूप से परिवर्तन की ओर उन्मुख होता है ये सामूहिक व्यवहार। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों कुछ अनुक्रम में निर्धारण किया गया है, टोटल 6 होते हैं। जैसे यहाँ पर 6 हैं, संरचनात्मक तनाव है, दूसरा पहला है दोस्तों पहला है संरचनात्मक अनुकूलता, और दूसरा है संरचनात्मक तनाव, तीसरा है दोस्तों विकास और विश्वास का प्रसार, चौथा है कार्रवाई के लिए जुटाना, विज्ञापन, पांचवा है प्रारंभिक कारक, छठा है सामाजिक नियंत्रण। तो ये 6 हैं दोस्तों समेलसर के सिद्धांत। ठीक है, सामूहिक व्यवहार के सिद्धांत पूछा था तो मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। कुछ मुख्य समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, बट भीड़ व्यवहार का एक सिद्धांतवादी सिद्धांत के अंतर्गत पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप लोग आसानी से बता दो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके अंतर्गत दोस्तों श्रमिक वगैरह आते हैं, श्रम वगैरह आते हैं। जैसे देखिए अब उपलब्ध ज्ञान के साथ यह कहा जा सकता है कि भीड़ की समरूपता स्थापित सरकार के साथ और स्थापित या प्रचलित सामाजिक संरचना के साथ कुछ तीव्र और व्यापक असंतोष से उत्पन्न होती है। 1972 के उत्तरार्ध में और 1973 में भारत के विभिन्न हिस्सों में छात्र हड़ताल, श्रमिक हड़ताल, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आ रही हैं, इत्यादि की
लहर जीवन की लागत में वृद्धि के कारण हो सकती है, एक सामान्य सामाजिक अशांति को जन्म देती है। तो दोस्तों यहाँ पर भीड़ जो है, भीड़ व्यवहार का एक सिद्धांतवादी सिद्धांत के अंतर्गत इम्पोर्टेंट, देखिए दोस्तों, देखिए इससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस बनते हैं, मान लीजिए कि व्यक्ति में, मैं एक क्वेश्चंस बना रहा हूँ इसी से रिलेट करके, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे व्यक्ति में एक बहुत ही उन्नत भावना होती है, सामाजिक दृष्टि से क्या उचित है, और सदैव यह जानता है कि प्रत्येक सामाजिक संदर्भ में क्या कहना है। व्यक्ति में किस तरह की भाषा संबंधी क्षमता होनी चाहिए। अब दोस्तों 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, मैंने सिर्फ प्रश्न बोला है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपको सिद्धांतवादी या सामूहिक व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत कहा जाएगा। एक ऑप्शन होगा व्यवहार का सिद्धांत, व्याख्यात्मक, वाक्यात्मक, और आपको मिल सकता है एक शिक्षक का सिद्धांत। तो जब दोस्तों प्रश्न में कहा जाए व्यक्ति में एक बहुत ही उन्नत भावना के बारे में भी मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों से, जब यहाँ पर बताया है, थोड़ा सा रिलेट करो श्रमिक हड़ताल, छात्र हड़ताल से, ठीक है। और उसमें दृष्टि से, एक सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाता तो क्या उचित है, यह सदैव यह जानता है कि प्रत्येक सामाजिक संदर्भ में क्या कहना है, व्यक्ति के किस प्रकार की भाषा संबंधित क्षमता होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं आपको रिलेट करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से यूजीसी नेट के एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट, सामूहिक व्यवहार की दूसरी समस्या हिंसा, ठीक है, का उद्भव है, और यहाँ हताश आक्रामकता परिकल्पना उत्तर प्रदान करती है। दोस्तों जो आईएमपी पॉइंट है, जो मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है तो, और बन भी सकता है अप्लाइड क्वेश्चंस, मैं उसी को आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ देखिए, नपुंसक भीड़, जब वे पुलिस प्राधिकरण के संगठन अंग द्वारा सामना किया जाता है तो सशस्त्र पुलिस को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए पथराव, बसों को जलाने में हिस्सा में टूट जाते हैं, ठीक है, हिंसा में टूट जाते हैं। और इस भावना को महसूस करते हुए गांधी जी ने लोगों के बीच सत्य और अहिंसा पर जोर दिया ताकि भीड़ व्यापक असंतोष के आधार पर इकट्ठा हो लेकिन हिंसा में टूट ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेट कराया गया है थोड़ा सा दोस्तों सामूहिक व्यवहार को लेकर गांधी जी के अहिंसा और हिंसा के बारे में, ठीक है। तो समाज से रिलेटेड है ये, क्योंकि समाज कार्य आप लोग पढ़ रहे हो, और इसी से रिलेट करके दोस्तों यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस देगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।